नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। आज के क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कहने का मतलब है कि कह रहा है कि 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से, तो ये जो खड़ी लाइनें हैं ये क्या देशांतर को शो करती हैं, और कहाँ तक 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और उसके बाद अगर हम बात करें जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक है, वह है आपका 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थिंग से आपका है 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थिंग तक। ठीक है, तो यह आपका इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक, और अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार कितना है, 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर। क्लियर। अब आगे हम बात करें उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रदेश का भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। ठीक है, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है भारत में, तो वह है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान। इससे 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। विश्व के 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। ठीक है, विश्व के 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। सोच लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित होने के कारण इन चट्टानों को विंध्य क्रम की चट्टानें कहा जाता है। आगे हम बात करें आद्य काल में निर्मित नीस शैलों को बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काप मिट्टियों के निक्षेपों को बांगर और नवीन निक्षेपों को खादर कहा जाता है। ठीक है, जो प्राचीन काप मिट्टी थी, मिट्टी के जो निक्षेप थे उनको बांगर कहा जाता है, और जो नवीन निक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। इसको कछार भी बोलते हैं लोकल भाषा में। आगे अगर हम बात करें कि बांगर क्षेत्र पुरानी मिट्टी के उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, जिसलिए हम बोलते हैं कि बांगर वाले क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। यह मिट्टी उर्वरक नहीं है। क्यों नहीं उर्वरक है? क्योंकि यहाँ बाढ़ नहीं आती है, और अगर बाढ़ आती तो नदियाँ अपने साथ के खनिज तत्व लाते हैं और हमेशा यहाँ की मिट्टियाँ चेंज होती रहती हैं, लेकिन बाढ़ नहीं आती, इसलिए यहाँ पे मिट्टियाँ वही रहती हैं, मतलब चेंज नहीं हो पाती। इसलिए इसमें उर्वरता जो है, इसका उर्वरक शक्ति घटती जाती है, यानी इसका जो मिट्टी है वो उर्वरक नहीं है। उर्वरक नहीं है कि मतलब ये मत समझिए कि बंजर है या ऊसर है। उर्वरक नहीं है मतलब जो, अगर हम बात करें जो खादर क्षेत्र है उसकी अपेक्षा यह कम उपजाऊ होता है। बात समझिएगा। अगर आगे हम बात करें खादर क्षेत्र की, तो खादर क्षेत्र वे निचले क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियों का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करता है। खादर क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। अब समझें, जो बांगर क्षेत्र है नदियों का पानी नहीं पहुँचता है, और जब नदियों का पानी नहीं पहुँचेगा तो नई मिट्टी का जो परत है वो नहीं आ पाता है, और क्या होता है यहाँ पर, इसलिए वो यह मिट्टी उर्वरक नहीं होती है। उर्वरक नहीं मतलब कम उपजाऊ होती है। और खादर क्षेत्र में जब नई मिट्टी आ जाती है, ठीक है, प्रतिवर्ष क्या होता है, बाढ़ के कारण नई मिट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण यह क्या होता है, खादर क्षेत्र बहुत ही अधिक उपजाऊ है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो खादर क्षेत्र है वो बांगर क्षेत्र की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। दक्षिण के पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। इसका निर्माण अत्यंत प्राचीन काल में प्रवाहमान समुद्री निक्षेप से हुआ है। इस पठार की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। ठीक है,
जो बुंदेलखंड का पठार है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठार का कुल क्षेत्रफल 45,200 किलोमीटर है। कैसूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्यायन शैली से हुई है। बुंदेलखंड में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बुंदेलखंड में प्लास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पे देखते हैं वर्षा की मध्य मात्रा होने के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियाँ छोटी होती हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का जलवायु देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जब जलवायु की चर्चा हम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। ठीक है, तराई क्षेत्र में यह गर्मी में नमी लिए रहती है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी नाम मात्र की भी नहीं रहती है। क्लियर? क्या है कि जो तराई क्षेत्र में यह गर्मी में नमी लिए रहती है और दक्षिणी पठारी जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ नमी नाम मात्र का भी नहीं रहता है गर्मियों में। बात समझ आया? आगे हम बात करें कि यहाँ पर तो आगे अगर हम देखें, हाँ एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश की जलवायु पर स्थलखंड की विशालता, धरातली विषमता, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ की जलवायु में अंतर पाया जाता है। इन सभी विषमताओं के आधार पर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सा? पहला जो ऋतु है वह है आपका ग्रीष्म ऋतु, दूसरा जो है वह है वर्षा ऋतु और तीसरा जो है आपका शीत ऋतु। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में अधिकतम औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यानी कि गर्मियों के समय में जो औसत तापमान होता है वह आपका 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। क्लियर? अब एक चीज़ देखेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र कर्क रेखा के अति निकट होने के कारण यहाँ प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। ठीक है, कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण, सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण यहाँ जो यूपी में सबसे अधिक टेम्परेचर किस क्षेत्र में मिलता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। आगे अगर हम बात करें तो देखेंगे मई जून में तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या? मई जून में तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाओं को लू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई व अगस्त महीने में होती है। प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अब देखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट करिएगा, जो प्रदेश में वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। प्रदेश में अरब सागर से उठे मानसून से नाम मात्र की वर्षा होती है। क्लियर? अगर केरल को देखेंगे तो केरल में जो बारिश होती है, ठीक है, वह होती है आपकी अरब सागर शाखा से, लेकिन जो यूपी है, यूपी में जो है आपका बारिश, यह मानसून जो है यह किस शाखा से होती है? तो यह बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से होती है, मानसून से होती है। अच्छा, जनवरी माह में पाला पड़ता है तथा कोहरा छाया रहता है। क्लियर? और क्या है आगे देखेंगे कि जनवरी व फरवरी माह में भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कभी कभी वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। कल मिलेंगे अगली वीडियो में यूपी की नदियों को लेकर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।